अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली एनालिसिस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या है, खास खबरें क्या हैं, वो खास सुर्खियां जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, रेलिवेंट हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं अपनी सबसे पहली खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट हमारे लेक्चर्स आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सकें। तो हमारी जो सबसे पहली आज की खबर है वो है आरबीआई और पीएम साहब मोदी जी को के रिलेटेड विथ रिगार्ड्स टू कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हुआ ये है, जैसा कि हेडलाइंस हमारे सामने मौजूद हैं, वो ये कह रही हैं कि आरबीआई और पीएम दोनों ने ही सिग्नल किया है रिफॉर्म्स के तरफ, जो कि है अबाउट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। जी हाँ, जीएस पेपर 3 का बहुत बड़ा टॉपिक है कोऑपरेटिव्स, और लगातार पिछले कुछ दिनों से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे एडिटोरियल का एक खास हिस्सा बने हुए हैं, है कि नहीं। तो यहां पर ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मैम टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार कहती हूं आपको कि ऐसे टॉपिक्स जो एक दिन के बजाय 3-4 दिन न्यूज़पेपर में लगातार या मे बी पूरे हफ्ते भर खींचते हैं, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विथ रिस्पेक्ट्स टू यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ओके, तो जीएस पेपर 3 के साथ ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि आखिर कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं। और देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है क्लियरली, हमारी जो हेडलाइन है वहां पर अर्बन वर्ड मेंशन्ड है। ठीक है, तो अगर आपको प्रीलिम्स में ये सब्जेक्ट आता है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा वो अर्बन और उसके साथ साथ रूरल में जो है आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो जीएस पेपर 3 का हमारा टॉपिक कोऑप बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। दीज आर द फाइनेंशियल एंटिटीज एस्टैब्लिश्ड ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस एंड बिलोंगिंग टू देयर मेंबर्स। देखिए, जो कोऑपरेटिव वर्ड है ना, अगर हम इसको ही ब्रेक करें 2 पार्ट्स में तो हमें समझ में आएगा कि कोऑपरेटिव में 2 चीजें आती हैं। एक हमारा सीधे सीधे कि भाई कोऑपरेशन है, लोग मिलकर वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट बिलोंगिंग टू देयर मेंबर्स। जब इसे एस्टैब्लिश किया गया था तो एम था टू प्रमोट सेविंग्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट हैबिट्स अमंग पीपल। जो ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स हैं, इन्हें प्रमोट करने के लिए, स्पेशली एट द रूरल लेवल। अर्बन में तो फिर भी लोग कर लेते हैं, राइट, बैंक्स पास में होते हैं, चले जाते हैं, अपना सेविंग्स अकाउंट खोल लेते हैं, एफडीज खोल लेते हैं। लेकिन रूरल एरियाज में ना इसका एक बहुत बड़ा रोल था, इसलिए कोऑपरेटिव्स को वहां पर स्टैब्लिश किया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अर्बन मेंशन्ड है, तो इसका मतलब ये कि इसकी 2 कैटेगरीज हैं, अर्बन और रूरल, यानी कि एक तो हमारे शहरी स्तर पर और दूसरा विलेज लेवल पर। अब जो कोऑप बैंक्स हैं वो किस चीज के अंदर, किस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो उसका हमारा आंसर है सीधे सीधे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये जो कोऑप बैंक्स हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। ओके, क्या कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं? अगर हाँ, तो कौन से आर्टिकल के तहत, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए, तो हम इसके साथ ही फिर आगे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इस एक्ट के तहत भी जो है आरबीआई ने जो है बोला कि पहली चीज तो कि ये जो एक्ट है ना, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये आरबीआई के रेगुलेटरी के अंडर आते हैं विथ
2 लॉज, यहां पर 2 लॉ का इशू आता है, ठीक है। पहला है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा है हमारा बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। और इन लॉज के तहत जो है अक्सर एक क्वेश्चन बन जाता है डुअल गवर्नेंस पावर का या डुअल गवर्निंग पावर का। ओके, तो ये थी हमारी खास चीजें जो हमें फैक्ट्स अपने दिमाग में रखने हैं कि भाई हमारे आखिर ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं क्या, कैसे रजिस्टर हुए और क्या हुआ। आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे कि जो ये हमारी हेडलाइन थी पूरी, जो हमारी आज की न्यूज थी वो किस बारे में थी, ठीक है। तो हुआ ये है कि जो हमारे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी हैं, उन्होंने भी सिग्नल किया है अलोंग विथ आरबीआई, इन दोनों ने ही ये हमें जताया है कि भाई रिफॉर्म की जरूरत है ट्रबल्ड अर्बन कोऑप बैंक्स में। इनका मानना है और रिपोर्ट्स भी यही दिखलाती हैं कि जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो थोड़े ट्रबलसम हो रखे हैं और वहां पर हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो उसके लिए जो है एक प्लान बन रहा है, ठीक है। और प्लान यही हो रहा है कि भाई एक मतलब ऐसा कुछ प्लान के साथ आया जाए जिससे ये प्रॉब्लम जो है, जो ट्रबल्ड अर्बन कोऑप बैंक्स हैं, इनकी सॉल्यूशन इन्हें मिल सके, ठीक है। तो यही हमारी आज की खास खबर थी। इसके अलावा एज सच उन्होंने कुछ खास प्रोजेक्ट नहीं किया है इस उसमें अगर हम देखें तो। हाँ, इन्होंने ये जरूर किया, अपने गवर्नमेंट डिसीजन को डिस्क्राइब करते हुए इन्होंने कहा कि टू रेज द इंश्योर्ड लिमिट फॉर बैंक डिपॉजिट्स ऑफ ₹5 लाख। पहले जो है 1 लाख तक की लिमिट जो है इंश्योर्ड रहती थी, राइट। अब इसको इन्होंने 5 लाख तक की बताई है, ठीक है। विथ अ 90-day टाइम लिमिट टू पे आउट सच डिपॉजिट्स एज द लैंडमार्क। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब आप इस न्यूज के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में या अपने संबोधन में ये भी बताया है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पर भी उन्होंने ये चीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाई थी, बट ऐसा उसका कोई बहुत ज्यादा यूज हुआ नहीं, ठीक है। तो इन शॉर्ट इन्होंने एक तरह से टारगेट किया है अपोजिशन पे कि भाई जब आपकी गवर्नमेंट थी तब भी हमने किया, बट आपने कोई स्टेप नहीं लिया। दैट्स ऑल रिलेटेड टू दिस न्यूज। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या खास है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर मैंने ढूंढ कर निकाला था इसको, ठीक है। मैं गो बाय कर रही थी तो मुझे दिख गया, मुझे लगा ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। पहली चीज तो है कि भाई यहाँ पर इनकरेक्ट आपसे पूछा है मैंने, तो प्लीज इसको आंसर करिए हमें कि कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड ये जो 3 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कि दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, दूसरा कि रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कुड ईदर बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन नेचर, और तीसरा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको मुझे बताना है, इससे आपका ही थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ नोट ऑफ सेक्शन 124A मिसयूज। देखिए सेडिशन लॉ को हमने अपने 2-3 दिन पहले के जो करंट अफेयर में जब आया था ये पहली बार, तब भी कवर किया था। उसके बाद हमने सेडिशन लॉ को जो है अपने एक्सप्लेनर में एक्सटेंसिवली जाकर कवर किया। अब आज ये वापस से मुद्दा उठा है, मतलब अगेन जैसा कि मैंने कहा एक टॉपिक अगर स्ट्रेच हो 2 हफ्ते 1 हफ्ते तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ है इसमें। तो जीएस पेपर 2 का ये इशू है, ये हम सबको पता है। अब जो सेडिशन लॉ थे वो ड्राफ्ट हुए थे 1837 में, और आप लोगों से मैंने क्वेश्चन भी किया था कि आपके हिसाब से क्या है, सेडिशन लॉ क्राइम है या नहीं है। आप अपने मत हमें बता सकते हैं, अपनी थिंकिंग अपनी व्यू पॉइंट हमसे शेयर कर सकते हैं। और आप में से बहुत बच्चों ने हमारे साथ शेयर भी किया है, बहुत लोगों ने बोला है कि नहीं सेडिशन जो है ये एक्चुअल में एक क्राइम है, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोगों की जो व्यू पॉइंट है वो स्ट्रांग हो रहे हैं, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए जो पूरा मुद्दा है ना सेडिशन लॉ का, जब मैंने कल परसों एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था दिस होल इशू इज अबाउट दिस एक्ट एंड स्पेशली फोकसिंग सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसीसी, ठीक है। जो हमारी इंडियन पीनल कोड है बेसिकली उसका जो सेक्शन है 124A, उसको लेकर सेडिशन लॉ का जो पूरा प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पर हुआ है। और हमारी गवर्नमेंट तो देखिए लगातार बोल रही है कि हम अभी जो है हमारे पास कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि हम भाई सेडिशन लॉ को स्क्रैप कर रहे हैं। इस नोट पे
आज के इस पूरे हेडलाइन में जो है, मतलब नॉट ओनली इन दी हेडलाइन बट इन दी होल न्यूज, ये बात आई है उठ के कि भाई फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये इनको कहा है कि, और अभी पहली बार ही नहीं कह रहा है, पिछले कई बार से जो है सुप्रीम कोर्ट इन्हें बोल भी रही है। जो अभी रिसेंट में एक हियरिंग हुई थी 15 जुलाई को, ठीक है, वहां पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस पूरे एक्ट को कंपेयर किया ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट के थ्रू। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो यूज है आपके सेडिशन का, ऐसा लॉ रखने का क्या फायदा जो आपके देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो आपके देश के नेता थे, जो आपके देश के लिए स्टैंड अप किए, जैसे कि महात्मा गांधी हुए, लाला लाजपत राय हुए, इस एक्ट को, बाल गंगाधर तिलक हुए, इस एक्ट को उन लोगों के खिलाफ यूज किया गया है। और ये आप देखो यहाँ पर सीधा सीधा, और अभी तो मतलब मैंने सिर्फ 2-3 ही नाम लिए, बहुत से ऐसे नाम हैं। अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट उठाएं, बहुत से लोगों पर सेडिशन लॉ लगाया गया है, राइट। तो वही बात है कि why to keep law, why the Indian democracy, why a country of India, why Indian nation, it needs the law like according to which British has imprisoned their own leaders like Mahatma Gandhi and Bal Gangadhar Tilak, right। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है इन्होंने यहाँ पर रेज किया है, और इन्होंने अपनी आश्चर्यजनकता को भी यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा इशू है ये, ठीक है। तो यही था इस न्यूज से रिलेटेड खास, कि फाइनली इसका जो मिसयूज हो रहा है दिन प्रतिदिन, उस पर क्वेश्चन मार्क रेज किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब देखते हैं कि भाई जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका क्या कहना है। और इस पूरे एनालिसिस में ना आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, ठीक है, केसेस मिलेंगे, बहुत सारे वो भी मिलेंगे कि भाई क्या चीजें हो रही हैं। जैसे 2015 में जो है जजमेंट में आया था श्रेया सिंघल केस में, उसमें भी बोला गया था कि भाई कोई जरूरत नहीं है ऐसे वेग लॉ को रखने की, इसको स्ट्राइक किया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका फ्री स्पीच और जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है कहीं ना कहीं उसको जो है ये हिंड्रेंस दे रहा है, ठीक। तो ये चीजें थी। इसके अलावा जो सीजीआई है हमारे, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछा कि भाई आप क्यों नहीं इस सेडिशन लॉ को हटा रहे हो, राइट, कि इतने सारे स्टेट लॉज हैं आपके पास, आप लोग क्यों नहीं स्टेप ले रहे हो, व्हाई यू डोंट चक इट आउट, राइट। तो ये पूरा मुद्दा था इस न्यूज का। हम इसको बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज फ्राइडे या सैटरडे का जो हमारा वो था, या इवन थर्सडे, लाइक लास्ट वीक के आप जब हमारे एक्सप्लेनर्स उठाओगे ना, बहुत लंबा इशू खींचा है, आप वहां से देख सकते हो। उसके साथ साथ हमारे करंट अफेयर्स और एक्सप्लेनर दोनों में ये टॉपिक अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो इसकी हिस्ट्री है वो इस जो हमारा क्रिएटिव है इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या है। ये मुझे क्रिएटिव मिला था बहुत अच्छा, कि 124A की हिस्ट्री भी बताई है कि क्या था, कैसे हुआ, केदारनाथ केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। आप इसको पढ़कर देख सकते हो। ये सारी चीजें एक्सप्लेन है लास्ट वीक के करंट अफेयर्स में, तो अगर आप चाहते हैं तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ओके। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है पीएम टू ओपन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर टुडे। जी हाँ, आज मंडे को एक भव्य तरीके से इनॉग्रेशन हो रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि बहुत फेमस टेम्पल है, हिस्टोरिकल टेम्पल है वाराणसी में, ठीक है। अगर आप में से कोई भी वाराणसी का है तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, कोई अगर उत्तर प्रदेश का है तो आप लोग भी पक्का आई होप की विजिट किए होंगे। और भी बहुत से लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आई नो कि बहुत लोगों ने इस टेम्पल को विजिट किया होगा। ये बहुत पुराना टेम्पल है, राइट, बट आज की डेट में इस टेम्पल पर अगर आप जाओगे, आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, इसको जो है 400 मीटर के लगभग कॉरिडोर के साथ जो है गंगा घाट से बिल्कुल मैच कर दिया गया है, बिल्कुल कनेक्ट कर दिया गया है, ये कहेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एंड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ बिकॉज ऑफ द टेम्पल की वजह से नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हिस्टोरिकली, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं इससे। अगर आप इसके इतिहास को समझने की कोशिश करोगे, बहुत बहुत बड़ा इतिहास है काशी विश्वनाथ टेम्पल से रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगी जल्दी उस पर कुछ आपके लिए लाऊं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि भाई मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है हमारी, मोदी जी ने इलेक्ट किया था वाराणसी से, तो जहां से हमारा पीएम है वहां पर अगर कुछ भी हो रहा है तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी बात ये कि भाई
जो ये टेम्पल है ना, इसके आसपास इतनी सारी चीजें हो रही हैं और इतने सारे टेम्पल्स को, मतलब अभी फिलहाल वाराणसी की अगर हम बात करें तो इसको इतनी ज्यादा मान्यता प्राप्त है इस मंदिर में। ठीक है, मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर विजिट करके आई एंड आई सॉ लाइक बहुत बड़े लेवल पर, बहुत भव्य लेवल पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और लोगों के लिए दर्शन करना आसान हो जाए, लोगों के लिए आना जाना बिल्कुल ईजी हो जाए, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो है इसको पूरा रिवैम्प किया जा रहा है। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन होना है आज। मोदी जी ऑब्वियसली पहुंच चुके होंगे वहां पर। ठीक है, तो और शायद जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तब तक इनॉग्रेशन हो भी गया होगा। ऑलराइट, अब इस प्रोजेक्ट का जो मेन मुद्दा था वो था टू कनेक्ट द टेम्पल विद द घाट्स, ओके, विथ अ पेव्ड वॉकवे के तहत इसको जो है हमें घाट के साथ कनेक्ट करना था। और इसके साथ साथ इस पूरे जो प्रांगण में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके तहत अब यहाँ पर म्यूजियम भी होगा, लाइब्रेरीज होंगी, पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर होगा, सेल्वेशन हाउसेस भी होंगे। ओके, तो ये पूरा जो हमारा मुद्दा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये है और 800 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। कितने का? 800 करोड़ रुपीस का। ओके, ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है और नहीं गए हैं तो प्लीज जाकर देखिए, भव्य तरीके से इस मंदिर को नव निर्माण किया गया। ठीक है, इसके जो नॉट एग्जैक्टली द मंदिर का निर्माण बट जो आसपास की सराउंडिंग्स और जैसे इसको कनेक्ट किया गया है बेहतरीन तरीके से। चलिए देखते हैं इसके बारे में और कुछ खास। ये हमारा एक कटआउट मुझे मिल गया था, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है कि क्या है केवीटी, राइट, काशी विश्वनाथ टेम्पल के आसपास जो हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या है, उसके बारे में पूरा बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, कितना सैंक्शन हुआ, कितना एलोकेट हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कैसे यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको गंगा घाट से। ओके, ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी अगली खबर है हमारी मणिपुर आसाम से रिलेटेड। मणिपुर और आसाम के बारे में कहा गया है कि भाई ये दो ऐसी जगह हैं हु वांटेड टू रिटेन आफ्सपा। आफ्सपा का भी पूरा मुद्दा हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, बहुत डिटेल में स्टार्टिंग टू एंड पूरा टॉपिक हमने कवर किया। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे जो लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक के जो करंट अफेयर एनालिसिस है उसमें प्लीज जाकर देखिए। टाइम स्टैंपिंग पे भी आप इसको खोज सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। ओके, ठीक है, तो हुआ ये है कि जैसे कि अभी जो 14 सिविलियंस की जो अभी केस हो गया था नागालैंड में, राइट, उसी से फॉलो अप करती हुई ये न्यूज है और उसको हमने कवर किया था। वहां हमने बताया था आफ्सपा क्या है, आफ्सपा का रोल क्या है, क्यों आफ्सपा लगाई गई, ये सारी चीजें। तो हम उतना डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि आज के इस न्यूज़पेपर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जहां पर रिसेंट सिविलियन किलिंग्स जो हुई थी नागालैंड में, वहां पर नागालैंड की जो जनता थी वो लगातार जो है मांग उठा रही थी क्या करने की, आफ्सपा को रिपील करने की, मींस कि आफ्सपा को भाई हटा दो, राइट। जबकि 4 years अगो यूनियन होम मिनिस्ट्री का डिसीजन जो था टू रिमूव एरियाज अंडर आफ्सपा वॉज रेजिस्टेड बाई एटलीस्ट 2 states। 2 states हमारे ऐसे थे जिन्होंने 4 साल पहले बोला कि नहीं भाई होम मिनिस्ट्री को कि नहीं आप मत हटाइए। ठीक है, वो स्टेट्स हमारे थे असम और मणिपुर, और दोनों ही स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग है। अब ऐसा होगा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर बीजेपी की रूलिंग है इसलिए तो नहीं, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने रीजंस दिए हैं और बताए भी हैं कि जो हमारे ये जो 2 स्टेट्स हैं ये बॉर्डर करते हैं कई सारे एरिया से, यहाँ पर जो डिस्टर्ब्ड एरियाज है उनके बारे में भी बताया गया है। और जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, आप इस आर्टिकल में देख रहे हो, प्लीज वो पढ़ लेना एक बार, आप तो आपको काफी क्लियर भी हो जाएगा एक बार, और मतलब एक रिवीजन टाइप से हो जाएगा। ठीक है, और लेटेस्ट में जो आफ्सपा की नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी इन दिसंबर 2020 में। ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही हुई थी कि भाई उसको फिर से रीन्यू कर दिया गया मणिपुर वगैरह में। ठीक है, और इससे एक रिलेटेड एक और चीज कि भाई क्या सिर्फ सेंटर आफ्सपा के लिए वो कर सकती है, नहीं, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव गॉट कंकरेंट पावर्स टू इशू नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा। तो ये भी हमारा प्रीलिम्स के मुद्दे से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा सेक्शन 3 है आफ्सपा का वो जो है कंकरेंट पावर देता है स्टेट्स को भी और गवर्नमेंट को भी कि भाई आप आफ्सपा की नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम मणिपुर को उठाएं तो राइट फ्रॉम 1980s हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर।
ठीक है, खुद मणिपुर की गवर्नमेंट ने कहा। ओके, इसके बाद अगर हम आए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, तो मणिपुर ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसर्जेंसीज रिलेटेड इंसिडेंट्स। 97 केसेस हुए थे 2020 में, 72 हुए हैं टिल अगस्त ऑफ दिस ईयर, मींस 2021 में। ओके, तो नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो भाई कहा कि भाई इसको हटा दो। ओके, लेकिन जो हमारे मणिपुर और असम के हैं वो अभी भी इसको नहीं हटाने की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई जरूरी है। क्यों? क्योंकि एरियाज जो हैं वो थोड़े से इंसर्जेंसी वाले एरियाज हैं। असम का कहना है कि अभी 15 इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, 2020 में, और 17 हुए हैं टिल अगस्त ऑफ दिस ईयर, जो कि ऑब्वियसली लो है, बट ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो इश्यूज है वो हो ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो बहुत सारा एरियाज भी ऐसा है जो कि ऑलरेडी इंसर्जेंट एरियाज है, चूंकि वो एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ जो है बांग्लादेश से वो करता है, राइट, बांग्लादेश है, कहीं पर म्यांमार है, कहीं पर आपका कोई और है, अलग अलग स्टेट्स के साथ। तो उनका यही पूरी मांग है कि भाई ये जो है हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री से सटे हुए हैं और अक्सर यहाँ पर इंसर्जेंसीज हो जाती हैं, तो इसलिए जो है अभी इसको नहीं हटाना चाहिए, ये पूरी बात हुई है। और इसी को लेकर के ये न्यूज आज की इंपॉर्टेंट थी। अब हम देखें कि भाई हमारे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, तो हमारे एग्जाम में आसपास रिलेटेड तो चीजें पूछेगा ही। मेंस पर अगर हम फोकस करें तो इस न्यूज से जो इंपॉर्टेंट है वो यही पूछ सकता है कि क्यों जहां कुछ नॉर्थ ईस्ट एरियाज जो हैं वो इसको आफ्स्पा को हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं पर मणिपुर और असम इसको अभी भी रिटेन करना चाहता है। तो ये आपको बताना है। कोशिश करिएगा 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ इस पे लिखने की कि क्यों मतलब लाइक आफ्स्पा जो है वो मणिपुर और असम द्वारा हटाए जाने की बात कर रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि नागालैंड में इतनी बड़ी मिसहैप हो गई। ओके, और वेदर आफ्स्पा का जो ये कह सकते हैं कि जो पूरा राइट है, जो पूरा स्टेक है एट प्रेजेंट, वो जायज है या नहीं है, और उसे हटाया जाना चाहिए या नहीं। 100 to 200 वर्ड आप जितने भी कम वर्ड्स में लिख सकते हो, आप लिख करके प्लीज हमें बताओ। बहुत सेंसिटिव इशू है और पक्का है कि मेंस में ये आएगा। स्पेशली वो लोग जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं और इस बार मेंस में अपीयर कर रहे हैं, प्लीज कोशिश करिएगा एक पैरा में ये लिख करके हमें बताने की। हम बिल्कुल आपको इसको रिव्यू करने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हम विद इन सम टाइम आपको रिव्यू बैक करें और ये भी बताएंगे आपको कि भाई क्या चीजें आपके आंसर में मिसिंग हैं और क्या हो सकती हैं और कैसा है आपका आंसर। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे आफ्स्पा पे रिलेटेड, तो प्लीज इसको जो है लिख करके हमें बताइएगा जरूर। आगे चलते हैं। जो हमारी अगली खबर है वो है S-400 से रिलेटेड, यानी कि नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग दिस न्यूज की कहीं भी हेडलाइन में ऐसा कहीं पॉइंट नहीं किया कि भाई हम इंडिया रशिया रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये पूरा टॉपिक जो हमारा है ये इंडिया रशिया को लेकर ही है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, 2+2 जो हमारे अग्रीमेंट्स हुए थे, मीटिंग भी हुई थी, राइट, इंडिया रशिया 2+2 आपको याद होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, करंट अफेयर्स में पूरा कवरेज है इंडिया रशिया के ऊपर। ठीक है, तो इसकी तहत जो है कुछ अग्रीमेंट साइन हुए थे। एक दिन की मीटिंग थी ये, मिस्टर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर के बीच में भी मीटिंग हुई थी। ठीक है, जहां पर ऑलमोस्ट 28 अग्रीमेंट साइन किए गए हैं, राइट, एंड 99 पॉइंट जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया गया, 99 पॉइंट जॉइंट स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए आज की जो ये न्यूज है ना, जो हमारे रशियन डिप्लोमैट हैं, रोमन साहब, राइट, डेप्यूटी रशियन एम्बेसडर हैं ये इंडिया के लिए, इनका कहना है कि जो S-400 है हमारा, वो एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है और ये इंडिया की सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं दर्शाता है, राइट। तो अब बात यहां पर यही हुई है कि देखिए अब S-400 का रिलेशन है कहीं ना कहीं यूएस से। पहले भी S-400 को जो है वो चाइना ने और टर्की ने जो है लिया था, तो यूएस ने इन लोगों को बैन कर दिया। ठीक है, अब इंडिया के पास आया ये चीज और इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि क्या यूएस यहाँ पर इंडिया को में पे भी मतलब इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाएगा, क्या इंडिया को भी कहीं ना कहीं से बैन करेगा, क्या करेगा यूएस? यहाँ पर ये एक क्वेश्चन उठ करके हमारा आ रहा है। और अगर हम डिटेल में जाएं इस पूरी न्यूज के, तो यही बात हुई है यहाँ पे कि
जो भी चीजें की गई हैं, राइट, अभी पास्ट में जितने भी हमारे एक बायलैटरल टाइज हुए हैं, जितने भी हमारी अग्रीमेंट्स हुए हैं, जो भी हमने लेन देन की है, उसको रिलेटेड लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है आपका, ठीक है। और ये भी है कि इंडिया जो है, रशिया का ये कहना है कि इंडिया रशिया कोऑपरेशन मल्टीलेटरल इश्यूज पर जो हैं वो मतलब लाइक हर दिन के साथ ग्रो कर रहे हैं, और स्पेशली रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इंडिया क्या चीज सपोर्ट कर रहा है? रशियाज बिड टू बिकम एन ऑब्जर्वर स्टेट इन दी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट, सॉरी नॉन अलाइनमेंट मीट, नॉट मूवमेंट बट नॉन अलाइनमेंट मीट। इस वाले पैराग्राफ के अंदर, हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है किस चीज में? नॉन अलाइन मीट के तौर पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इससे रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी हम देंगे कि भाई रिसेंटली दोनों ही देशों ने जो अग्रीमेंट साइन किए हैं रिलेटेड टू मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ठीक है, और ये अग्रीमेंट हुए हैं टाइम पीरियड फॉर 2021 टू 2031, ठीक है, एक पूरे 10 साल के लिए, एक डिकेड के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ है। और इंडिया ने अपना गोल बताया है कि भाई अंडरलाइन किया है टू बिकम रशियाज डिफेंस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पार्टनर फ्रॉम जस्ट अ बायर। अभी तक इंडिया सिर्फ रशिया से प्रोडक्ट खरीदता था, बट अब इंडिया रशिया का डिफेंस डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर बनना चाहता है। ये इंडिया ने भाई डिक्लेयर किया है, बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड लेवल पर ये डिक्लेरेशन। और उसी के साथ जो हमारा रेलॉस है, ठीक है, रेलॉस का मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट, ओके। तो ये जो अग्रीमेंट है वो कहता है कि भाई बियॉन्ड डिफेंस सेल्स रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट एज वेल एज नेवी टू नेवी कोऑपरेशन, ठीक है, यानी कि कैसे अभी तक जो हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री चीजें हो रही थी, सेल हो रही थी डिफेंस की, अब नेवी टू नेवी कोऑपरेशन से रिलेटेड एमओयू भी एडवांस स्टेज में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। मतलब अब इंडिया और रशिया के बीच में नेवी के जो कोऑपरेशन डील्स हैं वो भी होंगी, एमओयू साइन होंगे। और इसी के साथ S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी डील साइन की गई है। S-400 बहुत सही चीज हुई है ये, ठीक है। और इंडिया ने ये कहा है कि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और इससे हम किसी से भी कुछ भी ले रहे हैं या किसी के साथ किसी भी डील में जा रहे हैं, इससे कोई और कंट्री को, किसी और देश को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये एक क्लियर कट हिंट है किसके ऊपर? यूएस के ऊपर। एंड इट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कैट्सा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको एमसीक्यू प्रोग्राम में, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मुद्दा था। अब देखिए क्या है कि ये जो पूरा है, दिस इज रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई ऑफ S-400। ये पूरा मुद्दा जो है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर के कह रहा है, ओके। और ये पूरा जो हमारा डायलॉग है, ये पूरा जो हमारा प्रोसेस है, ये शुरू हो गया है इस मंथ में और ये अभी होता भी रहेगा, ये लंबा चलेगा, ठीक है। तो ये खबर थी। और इंडिया रशिया के जो टाइज हैं, जो हमारे रिलेशनशिप है, उसको हम इस मुद्दे को भी हम पूरे पिछले 2 हफ्तों में हमने कवर किया है। आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है G7 कॉल्स पर। एक और रशिया से रिलेटेड इशू था, रशिया यूक्रेन इशू, जिसको मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया कि भाई यूक्रेन क्या है, क्रीमिया क्या है, रशिया का क्या सीन है, इंडिया का क्या इस पर से है। नहीं कवर्ड है, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज आप जाइए हमारे जो पास्ट के करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम्स है उनको देखिए, उनमें बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया। तो पूरा जो मुद्दा है ना, वो आपको 2 मिनट में यूं समझ आ जाएगा कि आखिर इशू क्या हो रहा है। अब उसका एक फॉलो अप आज के न्यूज़पेपर में ये आई है न्यूज, जीएस पेपर 2 का तो इशू हमारा था ही, रशिया यूक्रेन इशू। न्यूज ये है कि जो हमारी G7 कंट्रीज है ना, उन्होंने रशिया को वार्न किया है। किसके अगेंस्ट? यूक्रेन में जो इनकर्जन्स हो रहे हैं या यूक्रेन को जो ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने की जो बात कर रहा है, ओवरटेक करने की जो सोच रहा है रशिया, उसको लेकर के। तो यहाँ पर अब G7 कंट्रीज क्या हैं? तो देखिए, जो देश की 7 सबसे एडवांस इकोनॉमीज हैं, उनके ग्रुप को हम G7 कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूएस है।
तो ये सब, और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी है, भूलना नहीं है वो, ठीक है। तो ये जो 7 हमारी G7 कंट्रीज हैं, इन्होंने एक वार्निंग दी है रशिया को कि भाई ज्यादा आप इधर उधर मत जाइए, वरना हम आपको वार्न कर रहे हैं। ये भी पूरा हमारा मुद्दा एक लंबा खिंचा हुआ है। ओके, अब आज का जो अगर हम ये न्यूज आर्टिकल देखें कि यहाँ पर क्या मेन बात हुई है, यहाँ पर एक वर्ड निकल के आया है रशोफोबिया, जो कि हमारा रशिया कहता है कि भाई ये सब जो हो रहा है ना, ये जो आप लोग अफवाह उड़ा रहे हो हमसे रिलेटेड, ये सब रशोफोबिया का वो है। रशोफोबिया क्या है? रशोफोबिया इज नथिंग बट एंटी रशिया, ठीक है। जो हमारे एंटी रशिया सेंटिमेंट्स है ना, ओके, इनको बोला गया है रशोफोबिया। तो ये यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रशिया जो बोल रहा है कि भाई ये यूएस का काम धाम है, ये वेस्ट नेशंस जो हैं ये रशोफोबिया का जो अफवाह है उसको उड़ा रहे हैं, और ऐसी झूठ झूठ बातें भी कह रहे हैं कि हम इन्वेड करने का प्लान कर रहे हैं। भाई हम कोई इन्वेड करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, रशिया अपने उस पर वो है। आपको याद होगा पहले भी जो न्यूज आई हैं उसमें भी रशिया ने यही कहा है कि ऐसा है, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर हम पर कोई अटैक करेगा तो हम फिर रुकेंगे नहीं, या हमारे साथ अगर कोई बुरा करेगा तो हम उस पर नहीं रुकेंगे, हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ऐसा कहा था हमारे रशिया ने, ठीक है। तो इस पूरी न्यूज को अगर हम देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्या? G7 नेशंस। ओके, तो G7 नेशंस कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना, इनकी लोकेशन वगैरह देख लेना, वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऑल राइट, चलिए देखते हैं अपनी दूसरी खबर क्या है। अच्छा, इसके अलावा ये जो 2 न्यूज हैं हमारी आज के न्यूज़पेपर में थी, ये इंपॉर्टेंट है बट कुछ खास नहीं। पहली तो हमारी ये कि भाई ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक और ये कह सकते हैं कि सीरियस इशू भी है, और कहीं ना कहीं अपने आप में फनी इशू भी है। हुआ ये है कि मोदी जी का जो ट्विटर अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया है, और सिर्फ हैक ही नहीं किया गया, उससे एक ट्वीट भी कर दिया गया कि भाई इंडिया हैड ऑफिशियली अडॉप्टेड बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। जी हाँ, बिटकॉइन को लीगल टेंडर बता दिया गया इस ट्वीट के साथ साथ, और ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली बॉट 500 BTC एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। एक बड़े लेवल पर साइबर का जो खतरा है ना, वो यहाँ से हमें दिखा, जिसके प्रति ट्विटर वालों की अब हालत खराब है। ट्विटर वालों का कहना है, उन्होंने ये अपने डिक्लेरेशन में बोला है कि एज पर द कंपनीज इन्वेस्टिगेशन दिस वॉज नॉट ड्यू टू अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ इट्स सिस्टम और सर्विस, ये इन्होंने डिक्लेयर किया। तो देखिए भाई, किसी का भी ऑनलाइन अकाउंट ज्यादा सेफ नहीं है, किसी का भी फोन सेफ नहीं है, किसी का भी लैपटॉप सेफ नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है, स्पेशली व्हेन इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट। तो डबल सिक्योरिटी लगा के रखिए, डबल लॉक्स लगा के रखिए जितना हो सकता है उतना, ठीक है। दूसरी जो हमारी न्यूज़ थी वो थी हमारी डिलिमिटेशन कमीशन पैनल से रिलेटेड, ठीक है। इसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक लेटर लिखा है टू जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन, और डिटेल्स मांगी हैं उनके एजेंडा ऑफ पैनल मीट के लिए, ठीक है, कि भाई हमको आप डिटेल्स भेजिए अपने एजेंडा की। ओके, तो ये है। एंड इन्होंने ये भी कहा है कि वी हैव आस्क्ड द कमीशन टू प्रोवाइड अस द एजेंडा ऑफ द मीटिंग स्केड्यूल टू बी हेल्ड ऑन December 20th। मतलब ये कब हो रही है? ये हमारी हो रही है December 20th को। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन जो है ना पूरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दूसरी बार हुआ है कि एक फॉर्मल इनवाइट भेजा गया है किसे? नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। NC इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, ओके। इस टॉपिक को हमने कोशिश की है अपने एक्सप्लेनर में भी इसको कवर करने की, तो प्लीज वहां से थोड़ा डिटेल में इसको समझ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। और अगर आपने अभी तक हमें नहीं फॉलो किया है तो हमारे इस रेजीम के थ्रू हमें फॉलो करिए, और जो भी हम आपके लिए आर्टिकल्स ला रहे हैं, जो भी हम आपके लिए कवरेज ला रहे हैं, उसको समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और हमें आंसर जरूर दीजिए। कुछ एस्पिरेंट्स हमें डेली बेसिस पर आंसर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगी, ठीक है। ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट है, बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, ओपेड, करंट अफेयर, एक्सप्लेनर, MCQs, ये तो हमारे जाते ही हैं, और हम इसी के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीकली बेसिस पर, वीकेंड्स पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे सकें जिससे आपकी हेल्प हो सके। जैसे कि कल मैंने आपको एक लेक्चर दिया है जो आप देख सकते हैं, एंड इट इज रिलेटेड विथ मेंस आंसर राइटिंग, कैसे करनी चाहिए मेंस आंसर राइटिंग, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 120+ मार्क्स। तो उसको जरूर देखिएगा, और अगर कुछ ना समझ आए तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज,
एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से तो करिए ही, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे जो भी प्रोग्राम्स डेली और वीकली बेसिस पर आप तक पहुंच रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.